नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। बजट 2026-27 राजस्थान की फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने लगभग 2 घंटे 50 मिनट का बजट पढ़ा। उन्होंने बजट पेश हो चुका है और ये कहा गया है कि पहली बार बजट में जो लगातार घाटे की बातें की जा रही है उसको बाहर निकालने के लिए, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन फिर भी हमने राजकोषीय घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम किया है। तो चलिए, बहुत सारी चीजें जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, लेकिन हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता साहब हैं, भारतीय व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ निसार अहमद जी बजट विश्लेषक हैं, अरुण चौधरी जी भाजपा विधायक हैं, और हनुमान किसान हमारे साथ युवा नेता हैं जो लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं निसार साहब आपके पास में आना चाहूँगा। अगर बजट को हम देखें, 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट कही गई हैं कि 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग लक्ष्य लेके के चल रहे हैं, जो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, यानी कि विकसित राज्य की श्रेणी में हम शामिल होंगे। एक बात। दूसरी बात, 10 स्तंभ में इस पूरे बजट को बताया गया है और राजकोषीय घाटे में ये कहा है कि सालों बाद पहली बार कुछ इस तरह के समीकरण बनाए हैं सरकार ने कि 8,000 करोड़ रुपए का भार कम किया है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? जो राजकोषीय घाटे में कमी की बात है वो तो मतलब उतना ही है जो जीएसडीपी के परसेंटेज में, तो उसमें वैसे कोई विशेष परसेंटेज पे तो असर नहीं पड़ा, उसका नहीं पड़ी है। जो 79,79,000 करोड़ का जो राजकोषीय घाटा है वो है अभी भी, मतलब रहने वाला है 26-27 में। तो जो हमारा राजकोषीय घाटा एक बढ़ा नहीं है, ये अचीवमेंट सरकार बता रही है ज़रूर कि हमने उसको बढ़ने नहीं दिया, और एक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में हमने उसको एफआरबीएम के जो हमारे ऊपर कैप है, जो हमारे ऊपर बंदिश है, उसके अंदर ही रखा है, उससे बाहर नहीं जाने दिया। तो वो उसमें तो यही बात है, क्योंकि राजकोषीय घाटा इतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके बगैर शायद हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमारे जो राजस्व आय है वो उसमें बढ़ोतरी हर साल हम देखते हैं कि होगी, लेकिन जब वास्तविक आंकड़े आते हैं, जैसे इस साल का भी देखें तो इस साल का जो राजस्व आय है वो रिवाइज्ड 25-26 का वो 2,85,000 करोड़ हो गया, जो कि बजट आंकड़े थे तो 2,94,000-95,000 करोड़ के लगभग था। तो 9,500-10,000 करोड़ कि उसमें कमी हो गई रिवाइज्ड में आते आते। तो और फिर हमने कहा है कि 2,85,000 करोड़ अभी जो रिवाइज्ड है उससे बढ़ के 3,25,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू इनकम होगा। तो अगर वो रेवेन्यू इनकम उतना होता है अगले साल 3,25,000 करोड़ का, और हमारे खर्च नियंत्रण में रहता है, तो काफ़ी हद तक घाटा हमारा नियंत्रण में रहेगा। लेकिन वो कितना रियलाइज़ होगा, जो हमारा अभी टारगेट है 3,25,000 करोड़ का, वो देखने की बात है। तो एक तो ये था। दूसरा, आपने जो कहा कि एक विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेके चल रहा है, 2047 का टारगेट दिया है उन्होंने। तो वही पहले हमारा जो भी लक्ष्य था, विज़न था, जो भी हमारे टारगेट थे 2030 के थे, अब 2047 के हो गए हैं। तो 2047 एक लंबा समय है, 20 साल की दूरी है उसमें अभी। तो हम अभी से उसके बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस बजट में ज़रूर ऐसी बातें हैं जो लॉन्ग टर्म जिनका इम्पैक्ट हो सकता है अगर उस डायरेक्शन में सरकारें चलती रहीं तो। जैसे पर्यावरण पे जो जोर दिया गया है, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण कम करना, इन सब पे जो कम से कम बातें बजट में होनी शुरू हो रही हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि पहले हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि अगर हमें एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमें पानी चाहिए, पानी होना है तो उसको हमें पानी बचाने के रास्ते और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे यहाँ निवेश आए, तो हमारे यहाँ होना चाहिए कि भाई साफ़ हवा हो, और साफ़ हवा होगा तो कैसे होगा, उसके लिए हमें रास्ते देखने पड़ेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में ज़रूर ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक अच्छी बात है। दूसरा, जो हमारा फोकस इस बजट का अगर देखें तो वो कुछ हद तक कृषि और ग्रामीण विकास
और शहरों में भी आधारभूत संरचनाओं पे ज़रूर है, और वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। जी पवलाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि क्योंकि 2 घंटा 50 मिनट का बजट पड़ा है दिया कुमारी ने, तो व्यापारियों का, एग्रीकल्चर का काफ़ी उन्होंने ध्यान रखा है, कहा है कि एग्रीकल्चर पे हमने काफ़ी फोकस किया है, और 10 स्तंभ में से एक स्तंभ एग्रीकल्चर को भी उन्होंने दिया है। देखिए, ऐसा है कि एक तो जब एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ले रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो हमने उनको कहा था कि एक तो पुराने वेट के मामलों को ख़त्म कर दो, कुछ एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग के मामले हैं उनको ख़त्म करो, उद्योग के कई सारे मामले मुद्रा के पड़े हुए हैं इनको ख़त्म करो, और स्टैम्प ड्यूटी के लिए कहा था, तो मेरे ख्याल से वो एक लेके आ गए हैं एमनेस्टी स्कीम, तो उसके लिए तो सरकार बधाई के पात्र है। दूसरा, मैं बराबर ही ये मांग करता आ रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा समझिए कि दलहन और तिलहन, हम दोनों में ही पूरा देश मतलब कमी है हमारे यहाँ। मैं बराबर कहता था कि भाई 1,45,00,000 टन तेल मंगा रहे हैं, 40 लाख टन दालें मंगा रहे हैं बाहर से, और अब तो और बाज़ार खुल गया है अमेरिका का, तो कितना आएगा कोई ठिकाना नहीं है। परंतु हमारा जो राजस्थान है, वो राजस्थान इस मामले में बहुत प्रोडक्टिव है, हमारी ज़मीन बहुत बढ़िया है, यहाँ दालें तो हो ही सकती हैं, तिलहन भी हो सकता है, मैं तो यूँ कहूँगा कि यहाँ अनार भी होने लग गई और स्ट्रॉबेरी भी होने लग गई और दुनिया भर की चीज़ें होने लगी। तो क्यों नहीं ये जो अभी मौजूदा स्थिति में हम 60 लाख टन तेल पैदा कर रहे हो, तिलहन पैदा कर रहे हैं, और करीब 37-38 से करीब लाख 1000 टन के करीब हम ये दालें पैदा कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, हमारी ज़मीन इसके माफिक है। तो शायद इसी सोच को लेकर उन्होंने शायद 130 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा है। इसी के साथ हम ये भी कह रहे थे कि भाई आप ये जो मंडियां हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर संभालो, कहीं रोडें टूट गई हैं, कहीं क्या हो गया है, कहीं डोम नहीं है, कहीं क्या नहीं है, तो शायद उसको देख करके, और हम चूँकि मंडियों की आय कम पड़ती जा रही है तो उसके तो कई कारण हैं, और उस आय को देखते हुए तुम कुछ पैसा दे दो, तो सिर्फ 350 करोड़ रुपया मंडियों को दिया है। परंतु इस सब के बावजूद मैं बराबर ये कहता आ रहा था कि भाई देखो, अगर कोई भी विकसित अगर राज्य करना है तो उसकी रोडें ठीक हों। अब रोडों के लिए इन्होंने प्रावधान तो किए हैं, पर पेच लगाने की बात कही है। अरे भाई, पड़ोसी राज्य को देखो, चकाचक गुजरात में जाओ, आपको रोडें दिखाई देगी। तो फिर आप ये बजट कहीं ना कहीं इस बारे में कब सोचोगे? इसी तरह से पानी की बात है, पानी की ले दे करके उन्होंने बात कर दी कि यमुना का हम शेखावाटी का पानी लेके आ रहे हैं, तो बाकी को क्या करोगे? बाकी को टैंकरों से पानी घुराओगे। कलेक्टर को दे दिया है कि 1-1 करोड़ रुपया दे देते हैं आपको, 2 करोड़ पहले ही दिया हुआ था, अब 1 करोड़ और दे रहे हैं, तो या खाली 1 करोड़ ही देंगे। तो कैसे पानी की व्यवस्था? अभी भी आज की तारीख में भी जयपुर में ही देख लीजिए, हम दुनिया भर का इस बीसलपुर का पानी लेके आ रहे हैं, कितना खर्चा पड़ रहा है, वो सब के बावजूद भी ये पानी की व्यवस्थाएं जयपुर में जो 40 लाख से बढ़कर के 50 लाख की ओर जा रही है इसकी पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन को देखते हुए नई व्यवस्था बैठ रही है। कुछ जैसे शहरों की बात कही गई है कि हम शहरों में यातायात को ठीक करेंगे, तो इसके लिए 1000 करोड़ रखें। अब आप ये समझिए कि 50 लाख के करीब या 40 लाख 45 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है, 4-5 लाख लोग रोज़ यहाँ काम करने के लिए कामगार आते हैं, और दूसरे जो टूरिस्ट हैं 1-1.5 लाख के करीब वो आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रोज़ ही जाम की स्थिति बनी रहती है। ये जाम का प्रतिफल ये होता है कि आए दिन हम व्यापारी लूट रहा है। तो उस लूटने को कारण क्या है? उसका कारण यही है कि एक तो रोज़गार की जो बेरोज़गारी है वो इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बजट में नहीं की गई है कि हम इतने लाख लोगों को इस तरह से रोज़गार दे देंगे ताकि वो आगे, क्योंकि युवा हो चुके हैं, अब युवा को कम से कम रोज़गार तो चाहिए, तो वो नहीं है। तो ऐसे कुछ गाँवों की बात की गई है। गाँव में जैसे मैं बराबर ये कहता हूँ कि भाई मैंने तो यही नारा दे रखा है कि लोकल फॉर ग्लोबल, और हमारा फर्नीचर हमारा ही आकर के बैठ करके यहाँ खाती बनाता है। तो शायद थोड़ा सा इसमें इन्होंने किया है कि गाँव को कुछ करेंगे ताकि वहाँ की टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, और जैसे खेती को AI के हिसाब से चलाने की बात भी कही गई है। कुछ खेती के जो औजार हैं
वो खरीदने के में भी इन्होंने सब्सिडी देने की बात कही है, परंतु वो बहुत ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। इतना सोचना पड़ेगा। जो खेती इतनी बढ़ गई, सबको पता है कि हमारा राजस्थान खेती के लिए जाना जाएगा या जाना जाता है। हम लोग खनिज के लिए जाने जाते हैं। हम लोग तीसरा कोई ऐसी साधन नहीं है जिसमें हम नहीं कह सकते कि हम यहाँ के कोई बच्चे जो हमारे बहुत ज़्यादा राजस्थान के गए हैं, बहुत कई लाख बच्चे गए हैं जो इसमें टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, अमेरिका में जाकर के सर्विस सेक्टर में, उसका पैसा भी हमारे पास आ रहा है। परंतु वो सारी बातें करके यहाँ इस बजट में ऐसा परिलक्षित नहीं हुआ कि हम बच्चों को इतना तैयार कर देंगे। स्कूलों की बात की गई है। अब 7,000 तो खुद ही कहते हैं कि हमारे जर्जर स्कूल हैं। अब कहते हैं हमने 2,000 स्कूलों को ठीक करेंगे, तो फिर बाकी का क्या होगा? कहाँ है मास्टर, कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टरों में बात की गई तो ले दे करके हमारे हॉस्पिटल की बात कर दी। हम 500 बेड यहाँ जेके लोन में लगा रहे हैं, यहाँ ट्रोमा में करेंगे कुछ कार्यवाही, कुछ हमारे हॉस्पिटल में करेंगे, ये सब बातें की गई हैं। तो मैं चलिए वापस एक बार आपके पास में लौटूंगा, क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट का बजट, हम कोशिश करेंगे कि फेजेज में इसको आगे भी करते रहें। मैं मनोज जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप तो खुद हाउस के मेंबर हैं। मनोज सिंह जी हैं हमारे साथ, विधायक बीएसपी से, दूसरी बार चुन के आए हैं। सर, क्या लगा बजट में? बहुत लंबा बजट था और जो स्थितियां बन रही थी वो लगता है कि तालियां भी काफ़ी बजाई गई सत्ता पक्ष की ओर से और कहा गया कि ऐतिहासिक बजट है ये। तालियां बजाने वाली बात तो थी, सुस्ती आ गई थी, कहीं तालियां नहीं बज रही थी। मान लिया हमारी दिव्या कुमारी जी भी महसूस कर रही थी कि जोर से तालियां बजे, टेबल भी बजे, लेकिन नहीं बज रही थी। देखिए, बजट में मैं तो पहले तो धन्यवाद कर देता हूं सरकार का कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 छोटी छोटी घोषणाएं हुई हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। एक तो हमारे सहायक कलेक्टर कार्यालय की घोषणा हुई है कि एक मेरे सिद्धमुख तहसील भवन निर्माण की, और एक झींगा मछली का, एक बड़े मेरे किसान वहाँ झींगा मछली का पालन करते हैं, उनके सस्ती बिजली की हमारी मांग थी लंबे समय से, वो घोषणा करी, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मूल बात देखिए, एजुकेशन पर आप सबसे बड़ी बात करने के चाह रहे थे। एजुकेशन में जिस तरीके से अभी कहा है, हाई कोर्ट भी चिंतित है, जर्जर भवनों की स्थिति है। 550 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, जिसको 32,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वहां सिर्फ 550 करोड़ रुपए में क्या होगा? कैसे आप वो भवन बना पाएंगे, कैसे उनको बिठा पाएंगे? और शिक्षा का स्तर आपके धीरे धीरे जिस तरीके से गिर रहा है, भर्तियों की बात कर रहे थे कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, भर्ती की स्थिति, मुझे तो पूरे बजट में 2 चीज मिली। संविदा पर 3,000 कर्मी लगाने की बात करी और 5,000 कोई होमगार्ड्स के लिए इन्होंने बात करी। इसके अलावा किसी भी भर्ती की कोई बात पूरे बजट में नहीं करी। तो युवाओं को रोजगार, हर साल 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे थे, एक भी भर्ती की घोषणा नहीं। एक बात कही है मुख्यमंत्री जी ने जब ब्रीफिंग की तब भी, और दिया कुमारी जी ने भी, कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनाए। हाँ, वो देने वाले बनाने की जो बात कर रहे हो आप, 10 लाख रुपए की आप युवाओं को जो बात कर रहे हैं कि युवाओं को 10 लाख रुपए के लोन पर ब्याज देंगे, ब्याज में छूट देंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जिन युवाओं को आप 10 लाख लोन की बात कर रहे हो, उनको आप 1% लोगों को लोन दिलाने में सक्षम नहीं हो। बैंक अपनी मर्जी से लोन देता है, कौन किसको सब्सिडी दोगे? पहली बात यह कि उसको ब्याज तो तब दे लोगे ना जब आपको कोई लोन मिलेगा। तो उन युवाओं को आप 10 लाख से अगर बहुत बड़ा रोजगार मानने की बात करते हो इस समय में, जिसमें वो जमीन, अपने संसाधन और फिर रोजगार की बात करें, तो 10 लाख रुपए में कितना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए देने वाले तो बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो आपके पास जो संसाधन है उनको नौकरी लगाने का काम करिए। जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टें खाली पड़ी, उनको भरिए। आपके पास रोजगार के संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास राजस्थान प्रदेश के पास, उनको पूरी भर्ती करके आप फिलअप करने के बाद बताओ ना कि हम रोजगार देने वाले बनाएंगे। तो पहले तो आप रोजगार दो, देने की बात करते आ रहे हो, वो देने की बात करें। दूसरा, आप किसान कृषि की बात करें तो इन्होंने हमारे, एक तो मेरे शेखावाटी का बहुत बड़ा नाम, यमुना जल के लिए बहुत लंबे समय से बड़े इन्होंने 4 महीने का MOU किया था हरियाणा सरकार के साथ कि हमने 4 महीने में DPR बना देंगे। आज भी माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी इन्होंने लिखा कि हम DPR के अंतिम चरण में हैं 2 वर्ष बाद, 4 महीने वाले कार्य 2 वर्ष बाद DPR के अंतिम चरण में है। अब इन्होंने इसमें घोषणा करी है कि हम 32,000 करोड़ रुपए यमुना जल के इस DPR के बाद कार्य करने की योजना बना रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि राजस्थान सरकार 32,000 करोड़ रुपए दे पाएगी या इनका
डीपीआर कंप्लीट हो पाएगी। इसको अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो मुझे महसूस होगा कि निश्चित रूप से राज्य सरकार इसको राष्ट्रीय योजना परियोजना घोषित करा लेती है तो यमुना जल के कार्य को सरकार संपूर्ण कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। दूसरा, मेरे वहां किसानों की बहुत बड़ी समस्या हो गई कि जहां डैम बनने की बात है वहां किसान की जमीन चली जाएगी, कम से कम 10 किलोमीटर तक का इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में बननी है वो जो डैम, उसमें मेरा किसान पूर्ण रूप से चिंतित है। सरकार की कोई कार्य योजना या प्लानिंग नहीं है कि उस किसान को हम किस तरीके से स्थापित करेंगे, उसको भूमि कैसे देंगे, मुआवजा कैसे देंगे, वो आगे बाद में पुनर्वास कैसे कर पाएगा। किसान की जमीन चली जाएगी, उसके लिए डैम आए और नहीं आए बराबर बात है, क्या रहने देना उसका। इसलिए मेरे उन किसानों की तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार को भी पहुंचाना चाह रहा हूं कि मेरे किसानों को कम से कम आप अपने विश्वास में लीजिए। आपकी क्या कार्य योजना उनके लिए हो सकती है, उस कार्य योजना के लिए आप पहले से फीडबैक करिए, कहीं ना कहीं आपका विरोध झेलना नहीं पड़े। किसान धरातल पर आकर आंदोलन नहीं कर रहे, उससे पहले आप उनको अपनी व्यवस्था बताने का काम करें। चलिए, अरुण जी हमारे साथ भाजपा विधायक हैं। अरुण जी, आपने सुना कि घोषणाएं हैं, 2 घंटे 50 मिनट का बजट है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए कई उपहार हैं। अब 2047 में $4.3 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि 2047 तो बहुत दूर है, उससे पहले तो 4 चुनाव हो चुके होंगे विधानसभा के, किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा, तो ये लक्ष्य एक बहुत लंबा लिया। दूसरा, स्कूलों को लेकर के आपके साथी विधायक है मनोज जी, उन्होंने भी कहा है कि अदालत ने भी आदेश दिए हैं। सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कितने हजार स्कूल जर्जर स्थिति में हैं। अभी 2500 स्कूल के लिए 550 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए बजट एलोकेट और करना चाहिए था? बिल्कुल योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, और जिस प्रकार आज हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इस राजस्थान की जनता को जो सौगात दी है, मैं उनका और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 को बनाने के लिए जो सपना संजोया है, उसी के अनुरूप यह सपने के अंदर एक शुरुआती जो है कदम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार इस बजट के अंदर चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, किसी को भी हो, सभी के लिए यह बजट बहुत ही लाभदायक है। और जिस प्रकार इस बजट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है, जो हमारे युवाओं के लिए, जिस प्रकार एनटीए की तर्ज पर आरएसटीए जो है इस बजट के अंदर जो घोषणा की है, जिससे जो हमारा युवा जो है वो निराश हो रहा था कि जो परीक्षा के अंदर आए दिन पिछले 5 साल के अंदर जिस प्रकार पेपर लीक के मैटर हुए, जिस प्रकार हमारी महिलाएं, जो प्रदेश की महिलाएं थी, उनको जिस प्रकार लखपति दीदी के हिसाब से जोड़ा गया, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया, हमारे गरीबों को गरीब प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री संबल योजना या जो भी सरकारी योजना है, उन सब सरकारी योजना से जोड़ा गया। मैं ये मानता हूँ इस बजट के अंदर एक विजन है, राजस्थान को किस प्रकार राजस्थान आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अगर किसी भी चीज का अगर हम विजन नहीं रखेंगे तो विजन नहीं रखेंगे जब तक वह चीज कोई सार्थक नहीं हो सकती। और उस विजन के अनुरूप ही यह बजट जो पेश किया गया है, इसमें सभी को सम्मान मानते हुए कि भाई हमारा देश, हमारा जो प्रदेश है बहुत ही आगे उन्नति करे और उसी उन्नति के पथ पर चल करके, और इसकी जो है राजस्थान की जो भी पिछली सरकार के अंदर जो घाटा गया, उस घाटे को जिस प्रकार कम किया गया, मैं ये मानता हूं कि यह सरकार जो है यह सबके हितार्थ की सरकार है। और यह बजट वास्तव में इस प्रदेश की कायाकल्प करने के अंदर बहुत ही सार्थक साबित होगा। जिस प्रकार हमारे पूर्व के 2 बजट के अंदर भी हमारे सरकार ने जो बजट पेश किए, लगभग उसमें 2700 के लगभग जो घोषणाएं हुई, उस 2700 में लगभग 90% जो घोषणाएं, उनका कार्य लगभग शुरू हो चुका है, कईयों का खत्म भी हो चुका है। मैं ये मानता हूं कि यह थोती जो है घोषणाएं नहीं है। आज दिन तक जिस प्रकार जो है बजट के अंदर सिर्फ थोती घोषणाएं होती थी, और मेरे साथी विधायक हमारे आदरणीय मनोज जी ने जिस प्रकार बताया स्कूलों के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि स्कूलों की जो जर्जर स्थिति थी, पिछली सरकार ने किसी स्कूल के बारे में ये देखा नहीं
क्योंकि जिस प्रकार जर्जर स्थिति हुई, क्या उनको पता नहीं था? उस जर्जर स्थिति का कारण क्या था? हमारी सरकार ने जब पिछली बार जो घटना हुई उसके अनुरूप हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो स्कूलों के जो है उनकी व्यवस्था ठीक होए और स्कूलों के जो जर्जर जो हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, छात्र और छात्राएं, उनको अच्छा अध्यापक के हिसाब से अच्छे अध्यापक और अच्छी शिक्षा उनको मिल सके, उसी के अनुसार यह जो बजट की घोषणाएं की गई है। और मैं ये मानता हूं कि यह तो शुरुआती है, लेकिन आप विश्वास रखिए जिस प्रकार प्रदेश की जो स्कूलें जर्जर है उन सभी को हम ठीक करा करके और हमारे छात्र और छात्राओं को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके लिए हम कारगर प्रयास में। अरुण जी देखिए, ये जर्जर इमारतें तो ऐसी हैं क्योंकि मैं एक हादसे से हमें सबक लेना चाहिए, तत्कालीन होनी चाहिए। ये तो अब चाहे आप CSR के जरिए किसी को मोटिवेट करें या फिर जिलों को माइनिंग जो फंड मिलता है DMF, बिल्कुल योगेश जी, इसके लिए कुछ हो। बिल्कुल उसके लिए जो है हमारी सरकार पूरी प्रयासरत है। इस बजट में भी है और कई पिछले बजट के अंदर भी जो है स्पेशल जो नई भवन बनने चाहिए थे उनकी जगह उनको जर्जर के अंदर लगभग, मैं ये बताता हूं, मैं मेरे विधानसभा में मानता हूं कि लगभग हर स्कूल के अंदर लगभग जो भी है उसमें बजट आया है। तो मैं ये मानता हूं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आया है, सभी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये स्कूल के जो जर्जर है उसमें जो भी है एक अनुमानित, मैं ये नहीं कहता कि 100 से 100%, लेकिन इतना विश्वास रखते हैं कि उन जर्जर स्कूलों को किस प्रकार जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, उसके लिए बिल्कुल कारगर प्रयास जारी है। चलिए हनुमान जी, आपके पास में आना चाहूंगा। युवाओं को बड़ी उम्मीदें बजट से, लेकिन कितना खरा उतर रहा है उन उम्मीदों पे बजट? देखिए, इस बार का जो बजट है वो कई प्रकार के सवाल युवाओं के जेहन में खड़े कर रहा है। जैसे इस बजट में स्टार्टिंग की गई थी जलदाय विभाग के बारे में। जलदाय विभाग में कहा गया कि हम जो है लगभग 1200 हेडपंप खोलेंगे और कुछ ट्यूबवेल्स जो है वो राजस्थान को देंगे, और साथ में 3000 जो है सुविधा पर जलदाय विभाग में तकनीकी अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती देंगे। आज युवा रो रहा है इसलिए कि यही सरकार थी, यही विधानसभा थी, पहले बजट में घोषणा की गई जलदाय मंत्री जी के द्वारा कि हम 25,000 पदों पर तकनीकी संवर्ग में भर्ती देंगे, और हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। लगभग 2 महीने में हम विज्ञापन जारी कर देंगे, और वो पूरी साल हम इंतजार करते रहे कि 25,000 की भर्ती देखने को मिलेगी, 0 पद पर भर्ती आई। दूसरा बजट आया, हमें उम्मीद बनी, दूसरे बजट में सरकार पलट गई। सरकार ने कहा कि नहीं, हम 1050 पदों पर संविदा पे जलदाय विभाग में भर्ती देंगे। फिर युवाओं ने तैयारी शुरू की, चलो 25,000 नहीं सही, 1050 पदों पर तो आ रही है। 16 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी होता है और 29 अक्टूबर 2025 को वो विज्ञापन निरस्त कर दिया जाता है हमारे विरोध के बाद में, ये कहते हुए कि आप सही थे, हम तकनीकी संवर्ग में भर्ती निकालेंगे। अब इस बजट में हमें उम्मीद थी, बजट पूर्व चर्चा में भी हम बात कर रहे थे, आज बजट में कहा नहीं, वो दोनों बजट की बातें हमारी झूठी थी। अब हम देंगे 3000 पदों पर, कैडर विस्तार कर दिया। कैसे युवा भरोसा करेंगे? और हेडपंप की बात है, पहले के जो हेडपंप है छोटी छोटी समस्याएं हैं लेकिन कोई सुधारने वाला नहीं है। दूसरी बात इस बजट में की गई व्यवसायिक शिक्षा की। साहब, राजस्थान में व्यवसायिक शिक्षा का जो मॉडल है वो असफल हो चुका है। 2014-15 स्किल इंडिया के तहत एक योजना है जो केंद्र के द्वारा संचालित होती है। इसमें यह होता है कि कुछ स्कूलें, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो 4019 वर्तमान में स्कूल है जिसमें व्यवसायिक शिक्षा चल रही है। अब व्यवसायिक शिक्षा आपने चला दिया, सेंटर ने पिछली बार दिया 400 करोड़ रुपए, राजस्थान को मिल भी गया। शिक्षा देगा कौन? ट्रेनर, प्रशिक्षक, लेकिन राजस्थान में है ही नहीं। 2.5 साल हो गए सरकार को बने हुए, एक भी प्रशिक्षक सरकार ने नहीं लगाया। पिछली बार जरूर सरकार ने कोशिश की थी 2903 पदों पर व्यवसायिक ट्रेनर लगाने की, लेकिन उसमें भी धांधली हम पकड़ के लेके आए, सरकार के पटल पे रखा कि साहब आपने अपनी कंपनियों को टेंडर दे दिया और ये ठेकेदार 2-2 लाख रुपए में अयोग्य लोगों को भर रहे हैं। आपने वो टेंडर निरस्त कर दिया, 2 सेशन चले गए। वर्तमान में 4019 स्कूलों में से मात्र 1500 स्कूल है जिसमें 2200 वीटी काम कर रहे हैं, जबकि 5155 वीटी होनी चाहिए। आज आप कह रहे हो 50 करोड़ रुपए हम और लगाएंगे और 500 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा ओपन करेंगे। देगा कौन? कोई रोड मैप नहीं है, धरातल पर 0 है। तीसरी इस बजट में बात की गई, हम देंगे साहब होमगार्ड में 5000 स्वयंसेवकों की भर्ती। पहली बात तो होमगार्ड भर्ती नहीं है, होमगार्ड स्वयंसेवक है, वॉलेंटियर्स होते हैं। जिस दिन ड्यूटी लगेगी उसी दिन उनको वेतन मिलेगा, अन्यथा घर रहो। 30,000 इस समय स्वयंसेवक है होमगार्ड में, उनमें से 10,000 को ड्यूटी नहीं मिल रही है। एक और बात, 2023 जनवरी में कांग्रेस सरकार में 3842 सदस्यों के लिए होमगार्ड के आवेदन लिए जाते हैं। फरवरी तक उसके आवेदन चलते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, 2 साल में सरकार ने उनको ठंडे बस्ते में रख दिया। अब सरकार कह रही है 3842 में हम कुछ और जोड़ रहे हैं, और कितने हो गए? 5000 उनके वॉलंटियर्स ले लेंगे। सब उनको ड्यूटी कहां लगाओगे? वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह लगे हुए हैं या वाहन चालक की जगह लगे हुए हैं। 53,000 चतुर्श्रेणी जाति जो पहले से लगे हुए थे वो और बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या भविष्य है? ये भर्ती नहीं है।
चौथी बात की गई साहब कृषि वाले में, जहां युवाओं की मैं बात कर रहा हूं कि हम जो है कृषि विश्वविद्यालय में जितने भी पद खाली हैं उनको चरणबद्ध तरीके से, तीसरा बजट है 2 साल और रही है, चरणबद्ध क्या कि उसमें भी इस साल को पूरा हटा दिया कि अगले साल 443 पदों पर भर्ती निकालेंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज होती है उसमें विज्ञापन निकलते हैं, उसमें वीसी मेन होता है, और वीसी किस प्रकार धांधली करता है इस प्रदेश के सामने एग्जाम्पल है जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें वीसी को एक दिन पहले निरस्त किया गया और पुरानी भर्तियों को, सारी भर्तियों में से एक भर्ती का हमने पीछा किया था, चतुर्थ श्रेणी की थी, रोटी बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले, उसमें वीसी ने सीधा इंटरव्यू लिया था और अपने पसंदीदा लोगों को लगाया था। क्या भविष्य युवाओं का इसमें? कुल मिला के बात यह है, युवा उम्मीद करके बैठे हुए थे कि कई सारी भर्तियां है जिसमें इंटरव्यू समाप्त होगा, मेडिकल विभाग में लिखित परीक्षा के माध्यम से एग्जाम होगी, नई भर्तियों की सालाना 1 लाख भर्तियों की जो है बात की जाएगी। शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड में डीपीसी नहीं हुई, डीपीसी होगी। मेडिकल विभाग तब मजबूत होगा जब इसमें लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। पिछली बार हमने देखा है कि अयोग्य फार्मासिस्ट की वजह से कितने लोगों को गलत दवाई दी गई और कितने लोग खत्म हो गए। 6826 फार्मासिस्ट भर्ती की फाइल अटकी हुई है वित्त विभाग में। 1.5-2 साल से मंत्री जी स्वयं लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। कुछ बातें जरूर अच्छी हुई है। मैं हनुमान वापस लौटूंगा आपके पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक पूसाराम जी हैं। पूसाराम जी, बजट को देख करके आपकी पार्टी का स्टैंड है, ऑब्जेक्शन है कि लंबा बजट पढ़ दिया, उबाऊ था, नीरस है, कोई विजन नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? 2 घंटे 50 मिनट बजट पढ़ा गया और उसमें तो ये तो बजट एलोकेशन को हाईलाइट किया गया है, जो घोषणाएं हैं वो तो टेबल की गई हैं, तो आप अंदाजा लगाइए करीब 4-4.5 घंटे का ही भाषण होता। आप लोग कह रहे हो नीरस है ये। उम्मीद तो 2 घंटा 55 मिनट बजट पढ़ा गया और बाकी घोषणाएं सब टेबल पर की गई है जी। मकसद ये है कि बजट को आंकड़ों में और शानदार तरीके से सजावट के साथ पेश किया गया है, लेकिन अंदर से वो थोता है। इसलिए है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की। वही हम तारबंदी दे देंगे, वही किसानों को हम खाद और बीज दे देंगे। तो खाद और बीज तो कब दे दिया, वैसे आगे दिया वैसे अब दिया। कोई नया सिस्टम तो इन्होंने डेवलप किया नहीं। एग्रीकल्चर को, किसान की आय दुगनी करने के लिए उन्होंने ऐसा कोई विजन या कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लान नहीं दिया जिसके कारण से किसान की आय दुगनी हो। एमएसपी के बारे में उन्होंने विशेष बात नहीं की, गेहूं की बात की। गेहूं को नया काम थोड़े, 125 गेहूं तो एमएसपी केंद्रों पर आ ही नहीं रहे। इसके अलावा रोजगार की बात युवाओं के लिए कही है, वही 1 लाख की बात पिटा रहा, पहले से पीट रहे, वही अब पीट रहे। वो पहले भी मैं कह गया था कि 1 लाख भर्ती हमारे शासनकाल की पेंडिंग लिटिगेशन के कारण थी, वही है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट में इन्होंने समदृष्टि नहीं रखी। बजट में समदृष्टि नहीं रखी। कोई संभाग को ऊंचा ले गए, कोई को नीचा ले गए। कौन सी? वही पुरानी घोषणाओं के आधार पर। पर्टिकुलर विधानसभाओं के लिए मुख्यमंत्री जी कोई रिप्लाई में दे देता अलग चीज है, बाकी अभी इन्होंने पर्टिकुलर विधानसभा में मतलब अलग से न तो पानी पीएचडी के मामले में दिया है, नहीं इन्होंने सड़कों के बारे में दिया है, नहीं हेल्थ के बारे में दिया है। हेल्थ के बारे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसमें एक्सीडेंट में उन्होंने उस टाइम में 10 लाख की बात की थी, घोषणा की थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी 5 लाख की बात है। ऐसा कोई हॉस्पिटलों में ट्रॉमा सेंटर की बात की गई जहां आवश्यकता थी, जहां सबसे ज्यादा हाईवे से जुड़े हुए शहर थे, कहीं ट्रॉमा सेंटर की घोषणा नहीं की। नहीं, जिलों को लेकर के कहा है, कुछ इस तरह का प्लान किया है कि अगर एक्सीडेंटल जोन है, डार्क जोन है, उनके पास में सुविधाएं दे सकें, प्राइवेट पार्टनरशिप में भी करेंगे। नहीं ऐसा, हालांकि इन्होंने बजट में जरूर कही है, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ न तो संभव है जी, न होगा। 2024-25 की घोषणा अभी तक ग्रास रूट पर नहीं आई है साहब। हमारे एक चूरू जिले में रिंग रोड की घोषणा की थी, उसकी डीपीआर नहीं बनी 2024-25 की। आज वहां सिर्फ एक जिले में घोषणा की एलिवेटेड रोड की। ये मुझे लगता है कि 2-2.5 साल में पूरी नहीं थी। आप एग्रीकल्चर का बात कर रहे हो। एग्रीकल्चर में तो बाकायदा एक स्तंभ बनाया उन्होंने कि एग्रीकल्चर और
पशुपालन, इनको हम आगे ले जा सके, उनके लिए विकास कर सके। 10 स्तंभ में से एक स्तंभ में उसने समायोजित किया है, शामिल किया है उसको। ऐसा है, शामिल करने की बात ही तो कही है। हाँ प्रोसेस तो नहीं बताया जी, नहीं, प्रोसेस नहीं बताया कि पशुधन को डेवलप करने, पशुधन को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए क्या भी होगा विजन, क्या प्रोजेक्ट होगा, उसका प्रोसेस नहीं बताया इन्होंने जी। प्रोसेस इसलिए नहीं बताया। पशुधन की बात, मेरी बात सुनो, क्या आज बहुत से ऐसी पंचायतों में उन्होंने कहा कि हम 200 उपकेंद्र खोलेंगे। मैं कहता हूं कि आज इनके उपकेंद्र न भवन है, न उनके अंदर पशुधन सहायक है, न डॉक्टर है। ये कौन सा कर देंगे? ये बीमा जो बीमा मंगलम पशुधन बीमा है, उसका रिजल्ट इनका 0 है। और जो भी कैजुअलिटी होगी, पशु मर रहे हैं, उनको अभी तक इस प्रकार से, मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की बहुत सी कैजुअलिटियां हुई है पशुओं की, अभी उनको बीमा तक क्लेम तक नहीं मिला। इसलिए पशुधन और एग्रीकल्चर में किसान के लिए इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। प्रोसेस इसका बताया नहीं है कि हम कैसे इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। सिर्फ एक आंकड़ों का जाल दिखाते गए, 3 घंटा लंबा माननीय हमारी सीएम साहब पढ़ दी गई। बोनस में नहीं जी। चलिए मनोज जी, आपके पास में आऊंगा। एक बड़ी घोषणा इन्होंने की है कि हर जिला मुख्यालय पे मेंटल हेल्थ केयर सेल्स बनेंगे। क्या लगता है आपको कि ऐसी कुछ पोजीशन हो रही है? क्या इसकी वजह क्या है? देखिए, अवसाद में क्यों जा रहे हैं? गवर्नमेंट की घोषणा हो सकती है मेंटल हेल्थ के लिए जो बात करना चाह रहे हैं, हाँ। ये तो घर में अवेयरनेस की जरूरत है। इसमें सरकार के मेंटल हेल्थ स्कीम की कोई विशेष जरूरत नहीं है जी। दूसरा, सरकार ने नशा मुक्ति का भी इसमें एक साथ ही साथ दिया, और मैं नशा मुक्ति के लिए भी सरकार को कहना चाहता हूं, नशा मुक्ति पुनर्वास के अंदर कोई उपचार नहीं है। सरकार का कानून व्यवस्था पर अगर सख्ती से नियंत्रण हो, जो अधिकारी लगे हुए हैं, अगर वो रोकना चाहें तो उनके क्षेत्र में, किसी भी एसएचओ के क्षेत्र में अगर उनकी तालमेल नहीं हो, एक भी अपराधी अवैध कारोबार नहीं कर सकता। इसलिए उनको शक्ति दोगे। जिसके क्षेत्र में, जिस एरिया में नशा कारोबार बढ़ रहा है, नशा कारोबार जिस तरीके से युवा उसके चंगुल में, उसको रोका जा सकता है। पुनर्वास के अंदर में आप नशा करने के बाद छुटवाने की कोशिश करते हो, सरकार एक तो बजट देना चाहती है उसके लिए, उसके बाद उन लोगों को आप नशा मुक्ति केंद्र में रखकर उनकी व्यवस्था देखना चाहते हो, तो ये सरासर गलत है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप कानून व्यवस्था को सख्ती मजबूती से कहिए कि अगर जिसके क्षेत्र में नशा बिकता हुआ मिल गया, एक बार 2 बार कंटिन्यूमेंट, जिस तरीके से आज एमडी ड्रग्स की स्थिति चल रही है, उसको रोकने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर दो। अगर जिम्मेदारी तय नहीं करोगे तो फिर नशा नहीं रोक पाओगे। जिम्मेदारी करेगा कौन? ये तो खुद पैसे लेते हैं मंथली में, आप ये काम करिए, इसके एवज में हमें ये दे दीजिए, हम चला लीजिए, तो फिर वो करवाने की स्थिति में आ रहे हैं। दूसरा, मैं आपको जिस तरीके से आपने अभी एक विद्यालय की उन्होंने घोषणा करी, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। धरातल पर क्या करेंगे पता नहीं। प्रत्येक राजस्थान की पूरी सभी विद्यालयों में जो बालिका या शौचालय विहीन विद्यालय हैं, उनमें सब में, समस्त विद्यालयों में शौचालय घोषणा करिए। अगर ये बना देंगे तो मैं इनके लिए बड़ी बात मानूंगा कि सरकार ने कोई अच्छा कार्य किएगी, क्योंकि विद्यालयों में सामाजिक आवश्यकता है, अदालत को भी दखल देना पड़ा है इसमें, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इन्होंने एक, मैं उनको जो सैनिटरी स्कीम्स, जो उड़ान योजना थी गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट की थी, उसकी स्थिति भी इन्होंने एक शब्द इसमें नहीं बोला कि हम उसके लिए क्या करेंगे। ईआरसीपी का भी शब्द आया, बोलो संसाधन की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें एक शब्द नहीं आया। कभी ईआरसीपी के लिए हम बजट की कोई घोषणा है, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और विद्युत तंत्र की जो बात कर रहे हैं, बार बार सौर ऊर्जा के सिस्टम्स के ऊपर खड़े हैं लंबे समय से, कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। बढ़ाकर इस प्रदेश के युवाओं को आप क्या दे रहे हो? इसके युवाओं को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। विद्युत, निःशुल्क विद्युत दे रहे थे, जो 100 यूनिट की बात करें, उनको इन्होंने 150 यूनिट तो कर दिया, 2 साल का समय हो गया। 150 यूनिट के ये सौर ऊर्जा पैनल लगाने के बाद देना चाहते हैं, तब तक ये 100 रखना चाहते हैं। सौर ऊर्जा का इनकी स्थिति आज के दिन इन्होंने कोई बताया नहीं कि हमने कितने लोगों को सौर ऊर्जा के पैनल लगा करके घरों में जोड़ने की बात कर रहे हैं। 35 लाख राजस्थान के वो उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट के ग्राहक तो हैं, 100 यूनिट ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट की कमी रही कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम से उन लोगों को रोक दिया। कभी रजिस्ट्रेशन कराए उन्हीं को लाभ देंगे। इस सरकार ने भी 2 साल में उनका ना तो रजिस्ट्रेशन करवाया, ना जिनको मिल रहा बस उन्हीं को मिला। एक कैटेगरी में दूसरे लोग, एक प्रदेश में 2 नियम लागू इस राजस्थान में हो रखे हैं। एक कैटेगरी के लोगों को लाभ मिल रहा है, दूसरे को उसी में लाभ नहीं मिल रहा। तो बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है जी। मैं पूछाराम जी आपके पास में आना चाहूंगा कि
यमुना जल समझौते की बात कही गई है क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं कि वहां पानी पहुंचेगा। दूसरा, एक नशे को लेकर के बड़ी डिमांड भी थी कि और मजबूती होनी चाहिए, इनकी कमर तोड़ना जरूर। दूसरा, मेंटल हेल्थ केयर, इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है, लोगों में अवसाद क्यों फैल रहा है ऐसा कि आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ऐसा कुछ लगता है कि इसकी बहुत बड़ी जरूरत है, होना चाहिए? ये मेंटल हॉस्पिटल वाली बातें जिला स्तर पर कही है जो बात है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे की जो प्रवृत्ति है वो ही इनको मानसिक बीमारी की तरफ ले जा रही है जी। क्योंकि नशा वास्तव में मेरे सामने बात बहुत ठीक कही कि नशा मुक्ति के मामले में सरकार ने इस बजट में कोई ठोस कार्य योजना नहीं दी, ठोस जिम्मेदारियां निर्धारित नहीं की। जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी सरकार, जब तक जिम्मेदारों को लायबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी तो नशा नहीं रुकेगा। नशा नहीं रुकेगा तो लोगों में क्या है कि इतनी आकांक्षाएं बढ़ गई बहुत से क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक भावना हो, चाहे इसके अलावा हालात कई प्रकार के, चाहे एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे हेल्थ में हो, लोगों का टेंशन इतना बढ़ गया जिसके कारण से मानसिक तनाव होता है और मानसिक तनाव से वो इसकी तरफ लोग जाते हैं। और इनको रोकने के लिए एक माहौल, एक वातावरण बनाने के लिए नीति, एक समयबद्ध कार्यक्रम तय करना पड़ता है और उस कार्यक्रम के तहत से एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, तब जाकर के रुकेंगे। खाली ये जो जिला स्तर पर ये सिस्टम जी बना दे। पानी की उम्मीद, आपका जिक्र किया यमुना जल की, पानी की उम्मीद में ऐसा है कि 2 साल हो गई इन्होंने आती घोषणा की, अभी डीपीआर नहीं बनी। मुझे लगता है हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे, एक जगह उनका प्रोग्राम था सीकर में, कि हम जल्दी ही अब इधर से इस गांव से पानी शुरू करेंगे। लेकिन ये मेरा कहना है कि मुझे तो लगता है कि इन शेष 3 साल में भी पानी का खाड़ा वहां चलता मुझे शेखावाटी में दिखा नहीं। और ये मैं आज कहता हूँ, फिर अभी 2 बजट इस सरकार के और आएंगे, इसमें भी यही स्थिति चलेगी। भी डीपीआर ही नहीं बनी, अभी तो बहुत बड़ा काम है। शेखावाटी 3-4 जिलों को पानी देना यमुना का, ये कई लोग सपना लेके चले गए, ये सपना पूरा कर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट 0 होगा। जी अरुण जी, भरोसा नहीं हो रहा आपके साथियों को? इनको पहले भी भरोसा नहीं था और भरोसा इसलिए नहीं हो रहा योगेश साहब कि इनको पता है कि यह सरकार जो है इसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है और जनता को खाली गुमराह करने की इनकी रीति और नीति शुरू से रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर इस बजट से पूर्व भी अगर इनसे इस चर्चा करा ली जाती तो आप यही कहते कि ये बजट इस तरह का है, बजट जो है दिशाहीन है, इस तरह की ये बातें करते। यह बजट जो है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि यह बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास को लेकर के आने वाला बजट है। और जिस प्रकार आपने मानसिक अवसाद की जो बात कही और आदरणीय पूसाराम जी साहब ने जिस प्रकार अपने इस चर्चा में तो बताया कि लोग अभी मानसिक जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि यह एक शुरुआती कदम है। और जिस प्रकार यह लोगों के अंदर जिस प्रकार के आजकल व्यक्ति बिजी रहने के कारण और मानसिक जो है परेशान रहता है, उसी के अनुसार यह जो है हर जिले के अंदर यह केंद्र खोला जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि इस केंद्र इसके खोले जाने से आने वाले समय के अंदर यह समस्या और ज़्यादा न बढ़े, क्योंकि हम कहते हैं पानी आने से पहले ही उसको पाल बना देनी चाहिए। उसी के अनुसार अगर मानसिक रूप से कोई किसी व्यक्तियों को परेशानी नहीं हो, हम ये मानसिक जो केंद्र है खोलें। और मैं तो जिस प्रकार आज जो चर्चा के दौरान हमारे विपक्षी भाइयों ने पूरे सदन के अंदर यह देखा, जो राजस्थान के जनहितकारी हर व्यक्ति के और हर वर्ग के जनहितकारी थी, उसकी सराहना नहीं की, खाली एक तरफ की बात कहना, यह मैं ये कहता हूं कि यह आपकी सोच को बताता है कि आपकी सोच जो क्या बताती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यह बजट वास्तव में सभी के हितार्थ वाला बजट है और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अच्छे पंख से राजस्थान जो है, जिस सपने से यहाँ की जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था, उसी के अनुसार यह जो सरकार जो है काम करते हुए और प्रदेश के अंदर एक खुशहाली लाएगी। हनुमान जी, आपके पास में आना चाहूंगा। चौथा स्तंभ आप ही लोगों को समर्पित किया गया, युवा विकास और कल्याण के लिए। आपने कई इस पे ऑब्जेक्शन भी किए हैं कि कुछ हुआ नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक बात कही है, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए एक रात सवेरा युवाओं की बड़ी चिंता है सरकार को, मोबाइल की लत की चिंता है, इसमें जिक्र नहीं है लेकिन एक बड़ी है। दूसरा, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी
RSTA की स्थापना की है, तो इसका कुछ असर पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी पे? देखिए, दो प्रोजेक्ट इनके बहुत शानदार थे आज के बजट में। एक जो राज ममता प्रोग्राम है वो, क्योंकि आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं, और एक राज सवेरा वाला, कि इनसे कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत अच्छा निर्णय है और इसका हम तहे दिल से स्वागत भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि हम NTA के बेस पर राजस्थान में RSTA लेके आएंगे। लेकिन यहाँ युवाओं को एक बात बहुत कंफ्यूज कर रही है कि युवा ये मांग कर रहे थे कि आपने पहले ये भी तो कहा था कि हम RPSC को भंग करेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड में भी OMR घोटाला आया है, ऐसे तो फिर युवा कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि आप तो आगे के सपने दिखाए, वो अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे कि RSTA जो है उस पर कोई दाग नहीं लगे, जिससे NTA पे दाग है। क्या NTA की तमाम जो भर्तियां उनमें पेपर आउट नहीं हुए, उनमें धांधली नहीं हुई? युवाओं को ये नहीं चाहिए कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। युवा ये चाह रहे कि या तो जो है ना उसकी गंदगी साफ कर दो। जैसे सर जब चुनाव आते हैं ना, तो चुनाव में कोई धांधली नहीं हो, इसके लिए एक प्रावधान किया जाता है कि जो लंबे समय से जिला कलेक्टर है उनको बदल दो और SDM को बदल दो। हम ये मांग करें कि सरकार चेंज हो जाती है और जो भर्ती एजेंसियां होती है उसमें पुराने जो स्टाफ उसको अब नहीं बदलते, उस स्टाफ का पूरा साला, सालीर, ब्याईर, पड़ोसी, अड़ोसीर सब नौकरी लग जाते हैं। और उन भर्तियों में, जिन भर्तियों में धांधली होती है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो महत्वपूर्ण पद है उनको भी आप नहीं हटा रहे हो। इसलिए RSTA का हम स्वागत कर रहे हैं और ये सरकार को हम अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर कोई दाग नहीं हो, लेकिन इस पर आप युवाओं का भरोसा तब जीत पाओगे जब आप RSSB की गंदगी साफ करो और RPSC में जो आपने वादा किया था कि इसको भंग करेंगे, उसको भंग करके वादा करे, पूरा करे, जिससे युवाओं में भरोसा हो कि सरकार कुछ अच्छा करने वाली है। इसमें एक चीज और अच्छी घोषणा है कि वीक में अधिकांश दिनों में एग्जाम हो, इसलिए हम जो ऑनलाइन जो सेंटर है वो सरकार स्वयं बनाने जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है। जैसे OMR चेक करने के लिए आप आउटसोर्स किसी कंपनी को टेंडर देते हो ना, तो फिर वो घोटाला करेगी। आप ऑनलाइन सेंटर किसी और को देते हो ना, तो घोटाला करेंगे। आपने आज इस चीज को कबूल किया है कि नहीं, अब हम जो है खुद के सेंटर बनाना शुरू कर रहे हैं। एक ये लंबा विजन है, इसका भी प्रदेश के युवा स्वागत कर रहे हैं। चलिए, एक 8वां स्तंभ एग्रीकल्चर सेक्टर को समर्पित किया है, इसमें पशुपालन डेयरी की भी बात है। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और दिया कुमारी ने भी इस बात का ऐलान किया है कि डेयरी जो दुग्ध उत्पादक हैं वो पहली बार डेयरी के जो प्रोडक्ट्स उनको लेकर के, या कैसे भी समझिए, सरप्लस उनका बजट हो रहा है और पहली बार मुनाफे का सौदा हो रहा है उनके लिए, डेयरियां जो है उनपे। निश्चित रूप से देखिए, अगर ये जो दूध का उत्पादन है, ये दूध का उत्पादन किसान के खेती से भी जुड़ा हुआ है। जो किसान खेती कर रहा है वो पशु भी पाल रहा है और उस पर भी, चाहे कि जैसे मान लीजिए अगर खेती के साथ में पशु दूध दे रहा है तो चारा तो वहीं खा रहा है। अब उसकी गणना करना एक अलग है। उस जो मेहनत उस पर हो रही है वही मेहनत उससे पशु के साथ भी हो जाती है। तो इस तरह से गणना करके अगर हम कहें कि हम ये नफ़े का सौदा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर इनकी जो दूध डेयरियाँ हैं, ज़रा इनका तो आकलन करवा लीजिए। जो इन्होंने खोल रखी है, राज डेयरी जो खोल रखी है इन्होंने, और मेरे ख्याल से 10, 15, 20 सेंटर भी इन्होंने बड़े बड़े बना रखे हैं और उनके दूध को ये संकलन भी करते हैं। कहा जाता है कि बीकानेर से ज़्यादा दूध संकलन हो रहा है और उस बीकानेर की डेयरी भी काफ़ी सक्सेसफुल है। अब तो इन्होंने और भी कई जगह डेयरियाँ खोल दी है, जिसमें भीलवाड़ा भी शामिल है, पाली भी शामिल है ना, ये आपका काला डेरा भी शामिल है, कई सारी और भी डेयरियाँ इन्होंने खोली है। अब इस दूध का संकलन करके और दूध के भाव, अगर ऐसा ही है तो दूध के भाव क्यों बराबर बार बढ़ाए जाते हैं, इनका घी के भाव क्यों बराबर बढ़ाए जाते हैं? तो इसका क्या कोई लेखा जोखा नहीं है? तो ये लेखा जोखा भी तो ज़रूरी है कि हमारा जो दूध का, और फिर जो उत्पादक है, दूध का उत्पादक है, उसको भी उतना पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। वो आए दिन ये बातें चर्चा होती रहती है कि उसको तो पैसा कम मिल रहा है, उसका जो चारा है, उसका समझ लीजिए पशुआहार है, उस पशुआहार पे बराबर पैसा बढ़ता जा रहा है। तो ये दो बातें कैसे चलेगी? एक बात कहते हैं ठीक है, आपने इसको नफ़े का सौदा बताया है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि ये किसान की मेहनत का सौदा है। ये यूँ नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यापार का सौदा है। तो ये तो मेहनत का सौदा है, तो इसको मेहनत के आधार पर नापा जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1
प्रोडक्ट का जिक्र पिछली बार बजट में था, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, हमने एक दिन पहले भी चर्चा की इसमें, उसका कोई जिक्र नहीं है ना, उसका कुछ ऐसे कोई ऑडिट रिपोर्ट है कि क्या पोजीशन रही उसमें। हाँ, उसके आगे की मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे सवाई माधोपुर बयाना में सब्जी मंडियाँ हैं और गंगानगर में किन्नू के लिए इन्होंने कुछ प्लान किया है, बांसवाड़ा के अंदर मैंगो का, अलवर के अंदर प्याज का, ये कुछ नई वहां पे वो करेंगे। दूसरा, आदिवासी बेल्ट के अंदर शहद और आंवले की प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगे, तो वहां से लगता है रोजगार सृजित होगा। निश्चित रूप से रोजगार तो देखिए सृजित होंगे। वैसे मैं बता दूं, किन्नू को ये नया नहीं है, यहाँ जब जितने भी लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि गंगानगर पहले माल्टा देता था, माल्टा को कन्वर्ट करके फिर किन्नू किया गया और किन्नू तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो किन्नू की अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ लगती हैं और उसकी खेती और बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपकी ये जो मौसमी और नारंगी है, नारंगी विशेष करके आपके झालावाड़ है, हाँ रामगंज में अनार हो रही है, आपके जालोर में, बाड़मेर में भी हो रही है, बाड़मेर में जबरदस्त अनार होने लगे हैं, पैकिंग। और आज आप मान के चलिए कि वो किसान अभी फिर मजबूर है। मेरे को कल ही कोई बता रहा था कि वहाँ सिर्फ 7 रुपये किलो में अनार बेची जा रही है और वो भी बिक्री की स्थिति में नहीं है। तो ये बातें भी सोचने की ज़रूरी है कि हमारी पैदावार बढ़ रही है, अच्छी बात है, पर किसान को उसका पैसा तो मिले, ये बात भी, मार्केट भी तो उसको खोज के देना पड़ेगा। तो हमें इस बारे में भी चर्चाएं करनी पड़ेगी। आपका इसमें टूरिज्म भी छूट रहा है, टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ी व्यवस्था मेरे ख्याल से इस बजट में की गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी हवेलियों की भी बात की गई है कि भाई हवेलियों को सहेजिए और इन पर टूरिज्म की व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अगर इस पे अगर वाकई फोकस करेंगे, जैसे थार को लेकर के किया गया है कि वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जाएगा, टूरिज्म कई देशों की इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार है और राजस्थान में वो सब चीज़ें, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बॉलीवुड की मूवीज राजस्थान के आबो हवा में शूट करके चली जाती हैं, कि कल्चर को लेकर के, यहाँ की हवेलियों में, यहाँ की भौगोलिक जो लोकेशंस हैं उनमें, और वो पैसे कमाते हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, तो संभावनाएं तो अपार हैं और अगर ये घोषणाएं जो हैं ये धरातल पर उतरेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा। मैं निसार साहब आपके पास में आना चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है। क्या लगता है आपको कि विजन को लेकर के हमने चर्चा कर ली, 2 बातें होती है इसमें, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, तो तुरंत राहत क्या दी जा सकती है राजस्थान की जनता को इसमें? तुरंत राहत तो ये दी जा सकती है कि जो घोषणाएं हुई हैं, जो बजट एलोकेशन हुआ है, वो इम्प्लीमेंट हो सही ढंग से, इफेक्टिवली। पर क्योंकि असली दिक्कत यही है, जैसे हमने कहा, हमें बजट भाषण सुन के ऐसा लगा कि कृषि पे बहुत जोर है, लेकिन कृषि का बजट 1000 करोड़ बढ़ा है, सिर्फ 1-1.5 करोड़ बढ़ा है। बढ़ा किसका है? तो ग्रामीण विकास का, उसका 6000 करोड़ बढ़ा है। जलापूर्ति, सफाई और शहरी विकास का उसका बढ़ा है 30,000 करोड़ से 34,000 करोड़ हुआ है। लेकिन 30,000 करोड़ जो अभी रखा था 25-26 में, उसमें से अब ऐसा बताया जा रहा है रिवाइज्ड एस्टिमेट में कि 23,000 करोड़ ही खर्च होगा। तो हमें जो ये इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इतना बात हुआ कि स्कूल हमारे ख़राब हो गए, उनको ठीक करना है, स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक करना है, ये कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को ठीक करना है, लेकिन उनमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो उनमें नहीं बढ़ा। इन सेक्टर में एजुकेशन का बजट 1000 बढ़ा, हेल्थ का बजट 1000-1,500 करोड़ बढ़ा। तो हमें एक तो ये जो क्रूशियल सोशल सेक्टर है, इनका बजट उतना नहीं बढ़ता है, हर साल हम ये देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उस प्रकार से खर्च नहीं होता है जितना एलोकेट होता है वो। तो कटौती कहाँ होती होगी? जो योजनाएं हैं उसी में होती होगी, न कि सैलरी में। तो हमें ये देखने की बात है कि हमारा जो बजट, हमने अभी ये बजट सुन के ऐसा लग रहा था कि कृषि, ग्रामीण विकास, सफाई वगैरह पे काफ़ी जोर है, और वो जोर जारी रहे, लागू हो, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उसमें जैसे मैंने बताया कि इस बार बजट रिवाइज होकर छोटे हो गए, वैसे नहीं हुआ अगले साल भी, हम तो ये उम्मीद करेंगे, तभी उसके फायदे होंगे। तो एग्री पर्यटन भी आ रहा है, बिल्कुल जोर दिया गया है। मेडिकल टूरिज्म का तो पहले से ही जिक्र सुनते आ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा एक लेंदी बजट, इस पे एक दिन में या 50 मिनट में बहस करना बहुत मुश्किल काम है। हमने पहले चरण में कोशिश की है कि तुरंत रिएक्शन क्या आते हैं, तो वो प्रयास हमने किया है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।